नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। आप सभी का स्वागत है बीपीओ के इस क्लास में। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि हम बीपीओ की क्लास शुरू किए हुए हैं, जिसमें सर्वप्रथम हम पंचायती राज की बात कर रहे हैं और पंचायती राज खत्म होने के बाद हम कंप्यूटर की और यूपीजीके की भी क्लास भी यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे। ठीक है, तो हम दो टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है। पंचायत के टॉपिक में देखिए, आपको पता होगा कि पंचायत का जो सिलेबस जारी हुआ है बीपीओ का न्यू सिलेबस, उसमें 6 टॉपिक हैं और 6 टॉपिक में से हमने 2 टॉपिक कर लिया है, जिसमें पंचायतों का इतिहास और आधुनिक स्वरूप और संवैधानिक उपबंध कर लिया है। और आधुनिक स्वरूप के बारे में हमने ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, उसका आदेशात्मक उपबंध, स्वविवेकी उपबंध सारा आपको पढ़ा दिया डिटेल से। अब हम बात कर रहे हैं पंचायतों के वित्तीय स्रोत के बारे में। तो इससे पहले भी एक वीडियो वित्तीय स्रोत के बारे में हमने बनाया हुआ है। ठीक है, अब हम जहां तक पढ़ा चुके थे उससे आगे हम वित्तीय स्रोत में पढ़ेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप चाहे चैनल को सब्सक्राइब करें, चाहे वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, और आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। और अगर बीपीओ वाले अगर आप हमारे जैसे ये जो हम पढ़ा रहे हैं, अगर इस नोट्स को आपको, अगर ये नोट आपको चाहिए तो आप हमारे पेड ग्रुप से भी नॉमिनल फीस में जुड़ सकते हैं। तो आपको नीचे पट्टी लिखी होगी, वहाँ पे टेलीग्राम ID दिया हुआ है, वहाँ पे आप कॉन्टेक्ट करिए, पेमेंट करके वो आपको वहाँ पे जोड़ दिया जाएगा। अब हम एक बार बता दें पुनः आपको कि बीपीओ का जो हमारा पेड ग्रुप है उसकी खासियत क्या है। देखिए, उसमें पंचायती राज का पूरा सिलेबस जो पढ़ाया जा रहा है उसके पूरे नोट्स दिए जाएंगे, साथ साथ में आपको कंप्यूटर के भी नोट्स हैंड रिटन में दिए जाएंगे, साथ साथ यूपीजीके के भी नोट्स उसमें प्रोवाइड किए जाएंगे। और बीपीओ के एग्जाम से पहले आपको 10 मॉक टेस्ट, मिनिमम 10 मॉक टेस्ट, और हम कोशिश करेंगे कि 20 मॉक टेस्ट हो जाए, आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे उसी ग्रुप में। ठीक है, और उसकी फीस बहुत नॉमिनल है, आप वहाँ पे कॉन्टेक्ट करके उसका फीस जान के और फीस पेमेंट करके आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को। तो शुरू हम यहाँ तक पढ़ चुके थे कि ये वाला जो लास्ट टॉपिक था कि पंचायतों को प्राप्त धनराशि का व्ययन, मतलब जो पंचायतों को राशियां प्राप्त होती हैं उसका व्ययन कहाँ कहाँ होता है, तो हमने बता दिया था इसको पिछले वीडियो में। अब हम इसके आगे बढ़ने वाले हैं। ये देखिए, कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, जैसे कि कार्य कितना रुपया का पैसा, जैसे अगर प्रधान कितने रुपए का मतलब पैसा का काम कर रहा है, अगर उसको पैसा निकालना है काम करने के लिए तो किसकी स्वीकृति उसको लेनी पड़ेगी, इसके बारे में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट मेंशन है, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे, इसमें से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। ठीक है, तो इस टॉपिक का नाम, इसका देखिए इस पॉइंट का नाम है कार्य का प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति। ठीक है, तो इसे कितना पैसा निकालने के लिए किससे परमिशन लेना होता है। देखिए सर्वप्रथम पहला पॉइंट है कि अगर 5 लाख तक का पैसे का प्रधान को काम कराना है, ग्राम पंचायत को काम कराना है, तो प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का अधिकारी कौन होगा। अगर प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति का अधिकारी आपका ग्राम सभा होगा, और तकनीकी स्वीकृति का अधिकारी कौन होगा, इसका ग्राम सभा होगा। ठीक है, अगर 5 लाख तक का पैसा निकालना है तो उसको किसी से मंजूरी नहीं लेना होगा, ग्राम सभा से उसको अनुमति लेना होगा, और 5 लाख तक प्रधान अपने ग्राम पंचायत में कार्य करा सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर 5 लाख 1 रुपया से लेके 7 लाख 50,000 रुपया तक काम उसको कराना है, तो उसको एडीओ सहायक विकास अधिकारी से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति लेनी होगी। और तकनीकी स्वीकृति कौन देगा इसको, खंड स्तर पर तकनीकी कर्मी द्वारा, इसको खंड स्तर पर तकनीकी कर्मी अर्थात जेई द्वारा इसको तकनीकी स्वीकृति दी जाएगी कि मतलब कि ये कार्य कैसे होगा, और मतलब तकनीकी स्वीकृति मतलब क्या मटेरियल लगेगा और कैसे मटेरियल, क्या मतलब अगर सड़क बनना है तो उसमें गिट्टी लगेगा, मोरक लगेगा, इसको तकनीकी स्वीकृति कहते हैं, इसको जेई देगा तकनीकी स्वीकृति। ठीक है, अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे। अगर 7,50,000 1 रुपया से 10 लाख रुपया तक का ग्राम पंचायत में काम कराना है तो इसकी अनुमति किससे लेनी होगी, प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमति किससे लेनी होगी, जिला पंचायती राज अधिकारी से लेनी होगी। और अगर इसका जो मतलब कि तकनीकी अनुमति, तकनीकी सहायता कौन करेगा, तो जिला पंचायत अभियंता इसका तकनीकी स्वीकृति, मतलब सड़क अगर 10 लाख तक का सड़क बनना है 7,50,000 से, तो इसकी स्वीकृति तो जिला पंचायती राज अधिकारी DPRO दे देगा, और साथ साथ में तकनीकी जो इसका स्वीकृति है वो आपको जिला पंचायत अभियंता देगा। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ जाते हैं। अगर 10 लाख रुपए से ऊपर का अगर आपको व्ययन करना है मतलब पंचायतों में, तो इसकी स्वीकृति कौन देगा, जिला अधिकारी देगा, और इसकी तकनीकी स्वीकृति कौन देगा, जिला पंचायत अभियंता देगा। ठीक है, तो आपको इसको याद करना है, पूरा हम एक बार रिपीट कर देते हैं। अगर 5 लाख तक का व्ययन करना है पंचायत को तो ग्राम सभा इसकी स्वीकृति देगी, प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति और तकनीकी स्वीकृति ग्राम सभा ही देगी। 5 लाख से 7,50,000 तक एडीओ देगा, सहायक विकास अधिकारी, और
जेई इसका तकनीकी स्वीकृति देगा। 7,50,000 ₹1 से 10 लाख रुपए तक डीपीआरओ इसकी स्वीकृति देगा और जिला पंचायत अभियंता इसकी तकनीकी स्वीकृति देगा। और 10 लाख से ऊपर का अगर बैन करना है पंचायत में तो जिला अधिकारी इसकी प्रशासनिक स्वीकृति देगा और इसका तकनीकी स्वीकृति जिला पंचायत अभियंता देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बहुत अच्छे से रीड करेंगे, इसमें से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए एक पॉइंट है आपका, यहाँ पे पढ़ेंगे, एक पॉइंट है, इसको आप देख लेंगे, कहीं भी हो सकता है पूछ ले कि एक है संस्थान पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान, जिसको बोलते हैं प्रीत, पंचायती राज, इसको शॉर्ट फॉर्म हो सकता है पूछ ले, फुल फॉर्म ऑफ प्रीत, PRIT, प्रीत। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? पंचायती राज इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग, पंचायती राज इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग। यहाँ पे ट्रेनिंग कराया जाता है, जैसे BPO या BDO लोगों का जब हो जाता है तो ट्रेनिंग होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है और कार्य इसका है भ्रमण, अध्ययन, शोध, प्रशिक्षण के लिए उपयोग करता है। ठीक है, इसका है कि पंचायतों में कैसे सुधार किया जाए, इसका भ्रमण करता है, अध्ययन करता है, शोध करता है और कर्मचारियों को प्रशिक्षण करता है, अगर BPO BDO आप लोग होते हैं तो। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, प्रीत का पंचायती राज इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। 0.015%, 0.1% धनराशि प्रीत, PRIT, मतलब जो इंस्टीट्यूट है पंचायती राज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, इसके लिए 0.15% रुपया आवंटित किया जाता है। देने का प्रावधान 6वें वित्त आयोग ने किया था। ठीक है, 6वें वित्त आयोग ने 0.15% प्रीत को पैसा देने का मतलब अनुशंसा की थी। ठीक है, कि जिससे शोध बढ़ सके और अध्ययन बढ़ सके और अच्छे तरह से प्रशिक्षण हो सके। तो जितने भी पंचायतों का पैसा आता है उसमें से 0.15% आपको पंचायती राज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को देना होगा। ठीक है, तो इसकी अनुशंसा 6वें वित्त आयोग ने की थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, पंचायत कल्याण कोष के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो पंचायत कल्याण कोष के बारे में देखेंगे तो इसकी घोषणा कब हुई थी? पंचायत कल्याण कोष की घोषणा 2021 में किसके द्वारा हुई थी? योगी आदित्यनाथ द्वारा की हुई थी। इसका कार्य क्या है? पंचायत के निर्वाचित सदस्यों की कार्यकाल के दौरान मृत्यु होने पर, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पंचायत कल्याण कोष, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग को देखना है। तो इसका कार्य क्या है? इसकी घोषणा 2021 में योगी द्वारा की गई थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा। पंचायत के निर्वाचित, देखिए इंपॉर्टेंट है, देखिए पंचायत के निर्वाचित सदस्यों के कार्यकाल के दौरान अगर मृत्यु होने पर राज्य वित्त आयोग ने कुल धनराशि से 50 करोड़ रुपए, देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 50 करोड़ रुपए का एक पंचायत कल्याण कोष बताया। जैसे क्या हुआ कि आकस्मिक मृत्यु हो जाती है ग्राम प्रधान की या BDC की या जिला पंचायत अध्यक्ष की, जिला पंचायत सदस्य की या किसी की भी या ब्लॉक प्रमुख की, तो 50 करोड़ रुपया इसके तहत एक फंड के रूप में, तो पंचायत कल्याण कोष के रूप में राज्य वित्त आयोग रखा रहता है, मतलब कि फंड के रूप में। अब इसमें कितना कितना रुपया मिलता है, देखिए यहाँ पे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 2021 में आया है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे आप। ग्राम प्रधान या क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष, देखिए पहला वाला इंपॉइंट है कि ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष की अगर मृत्यु होती है, अगर इन तीनों में से किसी की मृत्यु होती है, ग्राम पंचायत या क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष या जिला पंचायत अध्यक्ष की मृत्यु होती है, तो 10 लाख देने का प्रावधान है, 10 लाख रुपया दिया जाएगा। अगर किसी भी ग्राम पंचायत का ग्राम प्रधान मर जाता है मतलब कि कार्यकाल के दौरान, और क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष मर जाता है या जिला पंचायत अध्यक्ष अगर मर जाता है, तो उसको 10 लाख रुपया उसी कोष में से दिया जाएगा। ठीक है, और अगर जिला पंचायत सदस्य मर जाता है, अगर जिला पंचायत सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो 5 लाख रुपया दिया जाएगा, उसी जो 50 करोड़ का कोष है उसी में से। और अगर क्षेत्र पंचायत सदस्य अर्थात BDC की मृत्यु हो जाती है तो 3 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है, अगर कार्यकाल के दौरान उसकी मृत्यु होती है तो। और अगर ग्राम पंचायत सदस्य, जो सबसे छोटा निर्वाचित निकाय है, अगर ग्राम पंचायत सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख रुपया। तो आपको याद रखना है, अगर प्रधान का या क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष या जिला पंचायत अध्यक्ष का मृत्यु हो जाता है आकस्मिक कार्यकाल के दौरान तो 10 लाख रुपए का प्रावधान है। जिला पंचायत सदस्य का मृत्यु हो जाता है तो 5 लाख रुपए का प्रावधान है। क्षेत्र पंचायत सदस्य का मृत्यु हो जाता है तो 3 लाख का प्रावधान है। और ग्राम पंचायत के सदस्य की मृत्यु अगर हो जाती है कार्यकाल के दौरान तो 2 लाख रुपए का प्रावधान है। और पूरा मुख्यमंत्री कल्याण कोष में जो भी ये कल्याण कोष है, आपका पंचायत कल्याण कोष है, इसमें टोटल राशि कितनी है, तो आपको इसमें याद रखना है 50 करोड़ रुपए का इसमें टोटल राशि है। और ये कब शुरू किया गया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, तो 2021 में शुरू किया गया था और इसका टोटल कितना है, 50 करोड़ रुपया है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका 2021 50 करोड़। अगर प्रधान का जिला पंचायत का होता है तो 10 लाख, जिला पंचायत सदस्य का तो 5 लाख, क्षेत्र पंचायत सदस्य का तो 3 लाख, और ग्राम पंचायत सदस्य की अगर मृत्यु होती है तो 2 लाख रुपया उसके मुआवजा के तौर पे दिया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम।
ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के द्वारा तैयार कार्य योजना तैयार कर बैठक में स्वीकृति के उपरांत, ठीक है। अब देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट आप लोग देखेंगे। तो देखिए जैसे मतलब कोई भी कार्य योजना अगर बनाए ग्राम पंचायत ने या क्षेत्र पंचायत ने, जिला पंचायत ने, तो उसके लिए पैसा चाहिए। पैसा कैसे मिलेगा? जब कहीं पर राज्य सरकार के पास उसकी बात पहुंचेगी कि ये एक कार्य उनको करना है, तभी तो राज्य सरकार पैसा रिलीज करेगी। तो यहीं पे लिखा हुआ है कि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के द्वारा तैयार कार्य योजना, देखिए तैयार कार्य योजना तैयार कर बैठक में स्वीकृति के उपरांत, तो तैयार कर लिया, उपरांत इसको ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाता है, ठीक है। अपलोड कर दिया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो पंचायत सहायक द्वारा इसको अपलोड कर दिया जाता है, ठीक है। तो कहाँ किया जाता है? ई ग्राम स्वराज पोर्टल पे अपलोड कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? पंचायत कार्यालय या पंचायत सचिवालय से, ठीक है। इसका गेटवे पोर्टल कौन सा है? तो गेटवे पोर्टल इसका है पंचायत.gateway.in, इसका गेटवे पोर्टल है, ठीक है, ई ग्राम स्वराज का, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। 40%, अब आपको पता होगा कि जो पंचायतों और नगर निकायों के लिए जो धन का आवंटन होता है, उसमें से 40% धन आपको पंचायतों को देना होता है और 60% देना आपको नगर निकायों को देना होता है। अब उस 40% धन में से, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग नोट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये 40% धन में, जो 40% धन है पंचायतों का, उनमें से सर्वाधिक पैसा किसको मिलता है? तो सर्वाधिक पैसा आपको 70% ग्राम पंचायतों को मिलता है, 15% क्षेत्र पंचायतों को मिलता है और जिला पंचायतों को आपको 15% देना होता है। तो आपको याद रखना है कि 70% में से भी जो 40% ग्राम पंचायतों का भाग है फंड में से राज्य सरकार द्वारा, आपको पता है ना कि 100% में से 40% ही पंचायतों को मिलता है, बाकी का 60% नगर निकाय को मिल जाता है। तो अब इस 40% में भी 70% ग्राम पंचायतों को मिलता है, क्षेत्र पंचायतों को 15% मिलता है और जिला पंचायतों को 15% मिलता है। जैसे कि इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि पूछेगा कि ग्राम पंचायतों को मिलने वाले अनुदान में से सर्वाधिक धन किस पंचायत के किस श्रेणी में आवंटित किया जाता है? तो आपको दे देगा जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या लगाना होगा? ग्राम पंचायत में 70%, क्षेत्र पंचायत में 15% और जिला पंचायत में 15% पैसे का आवंटन किया जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। तीनों स्तरों पर निधियों के वितरण की सीमा ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, देखिए तीनों स्तरों पर कैसे वितरण किया जाता है पैसे का, इसकी एक सीमा है। तो क्या है? देखिए वितरण की सीमा न्यूनतम और अधिकतम दिया हुआ। और ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, जैसे क्या है कि ग्राम पंचायत को कितना अधिकतम पैसा दिया जा सकता है, या क्षेत्र पंचायत को कितना अधिकतम पैसा दिया जा सकता है, या जिला पंचायत को कितना अधिकतम पैसा दिया जाता है, तो न्यूनतम कितना दिया जा सकता है या अधिकतम कितना दिया जा सकता है, उसी का परसेंटेज यहाँ पे दिया हो। तो ग्राम पंचायत को देखो कम से कम अगर 40% रुपया, ये टोटल पैसा 40% है ना, 40% में से तो ये वितरण पूरा हो रहा है। तो 40% में से अगर आपको कम से कम पैसा अगर देना है ग्राम पंचायत को, तो भी आपको 70% देना पड़ेगा। यह मजबूरी है, मतलब कि इसको संवैधानिक है, ठीक है। अब क्षेत्र पंचायत को 10% देना होगा और साथ में 5% जिला पंचायत को देना होगा, ठीक है। अब हम अगर अधिकतम देना चाहें आप, तो अधिकतम कितना पैसा दे सकते हैं? तो अधिकतम आपको 85% दे सकते हैं ग्राम पंचायत को, और क्षेत्र पंचायत को 25%, जिला पंचायत को 15% दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसको भी याद करना है। लेकिन जो ऊपर वाला है वो एकदम इंपॉर्टेंट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 70%, 15%, 15%, आपको इसको याद करके रखना है और कंटेस्ट करके रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय वित्त आयोग की बात हम करने वाले हैं, ठीक है। तो केंद्रीय वित्त आयोग की हम बात करेंगे। तो केंद्रीय वित्त आयोग अधिनियम 1951, देखिए इसका गठन कैसे हो गया? केंद्रीय वित्त आयोग अधिनियम 1951 के अनुसार हुआ है। स्थापना 22 नवंबर 1951 को हुई है। गठन किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रपति द्वारा किया गया। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आवश्यकता अनुसार कम ज्यादा इसको किया जा सकता है, ठीक है। अब यह एक क्या है? देखिए वित्त आयोग क्या है? यह एक सलाहकारी है और संवैधानिक एवं अर्धन्यायिक संस्था है। मतलब कि यह सलाह देती है तो उसको केंद्र सरकार माने या ना माने, ठीक है। संरचना क्या है इसमें? संरचना में इसके एक अध्यक्ष होता है, अन्य सदस्य भी होते हैं। इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति आपको पता है कि राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ठीक है। अध्यक्ष एवं सदस्यों की योग्यता अयोग्यता चयन प्रक्रिया का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है, ठीक है। कि अध्यक्ष को कैसे चयन किया जाएगा, इनकी योग्यता क्या होगी, इनकी अयोग्यता क्या होगी, चयन की प्रक्रिया क्या होगी, इसका निर्धारण कौन करता है? तो इसका निर्धारण संसद के सदन करते हैं, संसद करती है, ठीक है। राष्ट्रपति खाली इसकी नियुक्ति करते हैं, ठीक है। अब इसका कार्य क्या है? तो कार्य आप देख लेंगे यहाँ पे, फटाफट देखेंगे कार्य। तो कार्य क्या? पहला पॉइंट क्या है? भारत के संचित निधि, देखिए भारत के संचित निधि से केंद्र राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। केंद्र द्वारा राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। देखिए केंद्र मतलब कितना % किस राज्य को देना है पैसा, इसका निर्धारण, इसका सुझाव केंद्रीय वित्त आयोग देता है। दूसरा पॉइंट क्या है? आयोग अपनी रिपोर्ट, देखिए
आयोग अपनी रिपोर्ट, आप पूछ सकता है ना कि केंद्रीय वित्त आयोग रिपोर्ट किसको देता है, तो आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, ठीक है, और राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों पर इस रिपोर्ट को रखवा देता है, ठीक है। अब कुल कितने वित्त आयोग बने हैं, तो कुल वित्त आयोग की संख्या कितनी बनी है, 15 वित्त आयोग का गठन अभी तक हो चुका है। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, 1951 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष केसी नियोगी थे, ठीक है। और उत्तर प्रदेश वाले में तो आपको बताया था पिछले वीडियो में कि उत्तर प्रदेश वित्त आयोग के जो पहला वित्त आयोग 1994 में बना था, उसके पहले अध्यक्ष कौन थे उसको बताया था, और पांचवें वाले का तो आनंद मिश्रा है, वो बताया, ठीक है। तो आपको पिछले वीडियो में आपको उत्तर प्रदेश वाले के बारे में हमने डिस्कशन अच्छे से किया था। अब देखिए 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो देखिए 15वें वित्त आयोग का गठन कब हुआ, गठन 2017 में हुआ। इसकी सिफारिशें कब लागू हुई, तो 1 अप्रैल 2020 को इसकी सिफारिशों को लागू कर दिया गया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों को किस वर्ष में लागू किया गया, तो 2020 में इसके सिफारिशों को लागू किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो एन.के. सिंह थे। एन.के. सिंह कौन है, तो ये पूछ सकता है ना कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह का संबंध किस राज्य से है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको ऑप्शन दे देगा बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड या वेस्ट बंगाल। तो आपको क्या है, तो एन.के. सिंह पूर्व सांसद हैं बिहार से, राज्यसभा के सांसद थे 2008 से लेकर 14 तक, और ये इनका संबंध कहाँ से है, तो बिहार से है। इनका पूरा नाम है नंद किशोर सिंह, ठीक है, तो नंद किशोर सिंह इनका फुल नाम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके सदस्य कितने हो सकते हैं, देखिए इसमें सदस्य 4 सदस्य होते हैं, ठीक है। 4 सदस्य में से 2 पूर्णकालीन सदस्य होते हैं और 2 अंशकालीन सदस्य होते हैं। वर्तमान में इसके जो पूर्णकालीन सदस्य हैं, पहले तो आपके शक्तिकांत दास हैं और दूसरा आपके अनूप सिंह है, ठीक है, दूसरा अनूप सिंह है। और जो अस्थायी अंशकालीन सदस्य हैं, पहले आपके अशोक लाहिड़ी है और दूसरे आपके रमेश चंद्र हैं, ठीक है। तो आपको इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम कि ग्राम पंचायत अब हम आगे बढ़ते हैं कि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत को धन आवंटित करेगा। और देखिए अब ये जो 15वां वित्त आयोग है, ये ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत को धन का आवंटन करेगा। किस वर्ष के लिए, 2021 से 2026 के लिए भी ये धन का आवंटन करेगा, ठीक है, 15वां वित्त आयोग, ठीक है। अब रिपोर्ट प्रस्तुत, देखिए रिपोर्ट में क्या कहा गया, इसका रिपोर्ट जो आया इसमें क्या क्या आएगा, ठीक है। तो ये रिपोर्ट के बारे में जो वित्त आयोग 15वां वित्त आयोग है, इसके बेसिक के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया है। अब इसके बाद जो रिपोर्ट इसने दिया 2020 में, उस रिपोर्ट में क्या क्या था, कितना ग्रामीण निकाय को देना चाहिए और कितना कितना पैसा जनसंख्या के साथ देना चाहिए, वो सब का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप ज़्यादा ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। आप हमको सपोर्ट भी करें। आप इससे पहले का वीडियो भी हमारे प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पे, वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। आप हमारे बीपीओ के पेड ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, नीचे पट्टी चल रही है, वहाँ पे आप टेलीग्राम आईडी है, वहाँ पे कॉन्टैक्ट करेंगे और वहाँ पे पेमेंट करके आप हमारे पेड ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं इसके आगे के लेक्चर के साथ। मतलब कि इसके आगे का जो क्लास होगा वो आपका शुरू होगा यहाँ से, देखिए यहाँ से शुरू होगा कि 15वें वित्त आयोग ने रिपोर्ट क्या दिया उससे आगे शुरू होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।